हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 5 है। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अणु और परमाणु, तो आशा करती हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़े मोल संकल्पना, इंग्लिश में जिसको कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोल किसे कहते हैं। रासायनिक पदार्थों की मात्राएं मोलों की संख्या n के रूप में व्यक्त की जाती हैं। जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उनको हम किस में व्यक्त करते हैं, मोलों की संख्या, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं n के फॉर्म में। रसायन विज्ञान में परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की गणना SI मात्रक मोल इकाई के रूप में की जाती है। जैसे कि हम विभिन्न वस्तुओं को नापने के लिए विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान वाली चीज़ें नापनी हो तो हम जो है किलोग्राम, ग्राम, इन सब का यूज़ करते हैं। अगर कोई संख्या गिनने वाली हो तो उनको हम किस में, दर्जन में गिनते हैं। जैसे कोई सामान लेते हैं, अगर शॉप पर गए, हमको बोलना है कि 1 दर्जन ये चीज़ दे दीजिए या 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो वो क्या होता है कि 12 केले हमें दे देता है। तो 1 दर्जन क्या है, एक नंबर है। तो उसी तरीके से जो मोल है, मोल भी एक नंबर है जो एक डेफिनेट संख्या को, एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है। और रसायन विज्ञान में जो भी हमारे पास है, अणु, परमाणु, आयन, उन सबको हम मोल में ही नापते हैं। क्योंकि हम रसायन विज्ञान में जब भी बात करते हैं तो जो भी पदार्थ है वो अणु परमाणु, आयनों से ही मिलकर बने हैं। तो इन्हीं को हम जो है मोलों की संख्या में नापते हैं। तो इसी की इकाई को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और ये जो है पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है। क्वेश्चन आता है कि मोल जो है किसकी SI मात्रक है, तो ये जो है पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, मोल अवधारणा के अनुसार क्या होता है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, जब कण की बात की जाएगी तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कौन से कण होंगे, या तो परमाणु होंगे, या अणु होंगे, आयन होंगे, यही सब हो सकते हैं, उसी को हम कण कहेंगे। तो उन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण, परमाणु, अणु, आयन उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। इसको हम किस तरीके से ये निकाला गया है कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन 12 समस्थानिक है एक, जिसका परमाणु भार क्या होता है, 12, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। तो इस कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु उपस्थित होंगे उसको हम एक मोल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम 12 कोई भी चीज़, वस्तु है, उसको अगर हम 12 लेते हैं तो उसको हम 1 दर्जन कहते हैं। तो वैसे ही जो कार्बन 12 है उसके 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक मोल कहेंगे। अब देखिए आगे, इसकी तो ये डेफिनेशन हो गई। आगे और मैं आपको बताती हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमारे पास है कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में 6.02213 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल होते हैं। जो कार्बन 12 था उसका प्रयोग किया गया उस पर, और उसमें ज्ञात हुआ कि उसमें 12 ग्राम पर जो कार्बन है उसमें कितने परमाणु हैं, उसमें जो है 6.02213 इंटू 10⁻23 परमाणु प्रति मोल होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इसी को अवोगाद्रो स्थिरांक अथवा अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। और इसको हम जो Na से रिप्रेजेंट यानी व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कार्बन 12 है, अगर उसके हम 12 ग्राम का पर प्रयोग करें और उसमें जितने भी परमाणु होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक मोल बोलेंगे। तो जब प्रयोग किया गया तो ज्ञात हुआ कि उस कार्बन 12 में इतने परमाणु हैं कार्बन के 12 ग्राम में। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक मोल के बराबर मान लिया। देखिए यहाँ पर आगे, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल NA से प्रदर्शित करते हैं।
तो अब इसी के अनुसार एक डेफिनेशन बनाई गई कि या तो हम पहले वाले डेफिनेशन बोल सकते हैं कि कार्बन 12 में जो 12 ग्राम है उसमें परमाणुओं की संख्या है उसको हम जो है 1 मोल बोलेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। यानी किसी भी पदार्थ के यदि हम 1 मोल लेंगे तो उसमें कितने कण उपस्थित होंगे, उसमें जो है 6.02213 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर देखिए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या होगा, 1 मोल बराबर 6.02213 इंटू 10⁻23 कण। तो ये हमारी इसकी पूरी डेफिनेशन होती है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी भी पदार्थ का हम 1 मोल लें तो उसमें कणों की संख्या इतनी ही आएगी, 6.02213 इंटू 10⁻23। कार्बन 12 को तो एक बेस माना गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी भी परमाणु, अणु, आयन जो भी होगा उसको हम लेंगे और उसका 1 मोल लेंगे तो उसमें कणों की संख्या जो है इतनी ही आएगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए 1 मोल यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, परमाणु की 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो उसमें कितने कार्बन परमाणु वो कितने परमाणु होंगे, देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। वहाँ पर हम कार्बन परमाणु ले रहे थे तो कार्बन परमाणु में भी उतने ही परमाणु थे, इतने ही। ये परमाणु है, आपको पता है कि जितने तत्व हैं यानी 118 तत्व ज्ञात हैं उन सबके अपने अपने परमाणु हैं। तो एक परमाणु की जब हमने बात की, सिंगल एक तत्व जो है, एक परमाणु जो है उसकी बात की, तो उसमें कितने परमाणु कण हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। अगर हम अणु की बात करें, CO2 क्या है, अणु है, क्योंकि ये 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना है उसी को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 1 मोल जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लिए अणु की फॉर्म में तो वहाँ पर हमें 6.022 इंटू 10⁻23 अणु मिलेंगे। जब हम परमाणु लेंगे तो हमको परमाणु मिलेंगे, अणु लेंगे तो अणु मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 1 मोल Na+ आयन लिया तो हमको 6.022 इंटू 10⁻23 आयन मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जो 1 मोल में कणों की संख्या होती है उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं। तो वही यहाँ पर है, वह संख्या जो 1 मोल को निरूपित करती है अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये है कि 1 मोल किसी भी पदार्थ का यदि हम 1 मोल लें और उसमें जो संख्या आएगी यानी उसमें जो कणों की संख्या आएगी उसी को हम अवोगाद्रो संख्या कहेंगे और इसको हम प्रदर्शित करेंगे Na से, ठीक है। देखिए Na यानी अवोगाद्रो संख्या Na बराबर कितना हो जाएगा, जितने 1 मोल में कणों की संख्या होगी। और आपको पता है कि 1 मोल में टोटल कणों की संख्या कितनी होती है, 6.02213 इंटू 10⁻23 कण प्रति मोल। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा है पदार्थ के मोलों की संख्या n, यानी जो हमने पदार्थ लिया है उसके मोलों की संख्या n, उसमें उपस्थित कणों की संख्या कैपिटल N तथा कणों की संख्या प्रति मोल अवोगाद्रो संख्या Na में संबंध, यानी इन तीनों में क्या संबंध होता है। एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि आपको पता है कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12, ठीक है। तो वैसे ही समझ लीजिए 1 मोल हो गया, 1 दर्जन 1 मोल, उसमें वस्तुएं कितनी होती हैं, 12। वैसे ही यहाँ पर 1 मोल जो है उसमें कण कितने होते हैं, उसमें कण होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब जरूरी तो नहीं है कि हम कोई भी चीज़ 12 ही ले, 1 दर्जन ही ले, हम ज़्यादा भी ले सकते हैं। वैसे ही हमारे परमाणु है, जरूरी नहीं है
कि उसमें एक ही मोल जो हमने सामान लिया है, जो हमने रासायनिक पदार्थ लिया है, उसमें एक ही मोल हो, जरूरी तो नहीं है 2 मोल भी हो सकते हैं, 3 मोल भी हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए जैसे 12 हैं तो 12 केले लेने जरूरी नहीं है, तो हम 100 केले भी ले सकते हैं, ले सकते नहीं। तो वो यहाँ पर हो गया पदार्थ के कणों की संख्या, यानी 100 केले क्या हो गए, पदार्थ के कणों की संख्या है। यानी हम जब 1 मोल की कंपेयर करेंगे तो 1 दर्जन तो हमारा 1 मोल की तरह हो गया। अब यहाँ पर कणों की जो संख्या होगी वो 12 संख्या की तरह हो गई। अब यहाँ पर जो हम नंबर लेंगे पदार्थ के कणों की संख्या, यानी वो जो हमने पदार्थ लिया है उसमें टोटल कण कितने हैं। जैसे मान लीजिए हमने मार्केट से 100 केले ले लिए, वैसे हमने जो पदार्थ लिया उसमें जो है इस तरीके से ज़्यादा ही कण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतने कण हो। तो उसको हम मोल में फिर कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि 100 केले जो हैं उसमें कितने दर्जन होंगे, तो आपको 12 से उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। वैसे ही जो हमारे पास कण है उसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हमें मोल में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है हम इन कणों की संख्या से भाग कर देंगे। तो वही हमारा फॉर्मूला है, पदार्थ के मोलों की संख्या n, यानी जितना हमने पदार्थ लिया है उसमें मोलों की टोटल संख्या कितनी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जितने कणों की संख्या होगी, जितने टोटल उस पदार्थ में कण आए होंगे, जितने हमने पदार्थ लिए हैं, तो उन कणों की संख्या को हम क्या करेंगे, कणों की संख्या प्रति मोल से डिवाइड कर देंगे। यानी 1 मोल में जितने कण होंगे उनसे हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हमें टोटल जो है मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, मोलों की संख्या n बराबर स्मॉल n बराबर कैपिटल N अपॉन इतने जो कण हमारे हैं वो प्रति मोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, मोलर मास, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ का 1 मोल ले, 1 मोल मतलब कि जितने कण 6.022 इंटू 10⁻23 कण, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, उसका मोलर द्रव्यमान कैपिटल M कहलाता है। मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। मोलर द्रव्यमान को किस में व्यक्त करेंगे, ग्राम प्रति मोल में हम व्यक्त करेंगे। तो अब मोलर द्रव्यमान जो है कुछ नया सा कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना समझिए कि जो 1 मोल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। यानी उसका जितना वजन होगा, जितना द्रव्यमान होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि 1 मोलर द्रव्यमान में कणों की संख्या कितनी होगी, तो जितने 1 मोल में कणों की संख्या है उतना ही मोलर द्रव्यमान में कणों की संख्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोलर द्रव्यमान में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको, और बाकी हम मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूँ। जो भी हमारा अणु भार, परमाणु भार निकालना मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार आपको पता है कि 12 होता है अप्रॉक्सीमेट, मतलब लें तो 12 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका परमाणु भार हो गया। तो इस परमाणु भार को ही हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे। अगर किसी अणु की बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लिया गया है मोलर द्रव्यमान, तो आपको पता है कि कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 16 दूने 32, और इस टोटल को जोड़ेंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। तो जो इसका आणविक द्रव्यमान आएगा वही इसका मोलर द्रव्यमान होगा। ठीक है, 1 मोल के बराबर जो होगा हमारा मोलर द्रव्यमान, वो हमारा मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास जो भी परमाणु अणु दिए होंगे उसका हम परमाणु द्रव्यमान निकाल लेंगे या फिर अणु द्रव्यमान निकाल लेंगे। जैसे ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का हमारा जो है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा 16। अब ये हमारे पास अणु मिल गया, क्योंकि 2 परमाणुओं ने मिलकर अणु का निर्माण किया है, तो इसका अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 16 दूने 32। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारा है मोलों की संख्या, स्मॉल n, जो हम मोलों की संख्या है उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध, यानी जो हमारा टोटल द्रव्यमान है उसमें क्या संबंध है। अब देखिए पदार्थ के मोलों की संख्या n हमको निकालनी है, तो जो हमारे पास टोटल पदार्थ दे रखा है उसका जितना द्रव्यमान है
उसको हम क्या करेंगे, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, यानी उसे भाग कर देंगे, तो हमारे पास मोलों की संख्या निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई भी चीज़ है 5000 ग्राम दे दूं और उसको बोलूं कि आप उसको किलोग्राम में चेंज कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 से भाग दे देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर है कि यहाँ पर मोलों की संख्या में चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल द्रव्यमान कितना दे रखा है वो लिख देंगे, और यहाँ पर जो 1 किलो में जितना द्रव्यमान होता है, यानी 1 मोल का जितना द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान, उससे हम इसको भाग दे देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का निकाला, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2। तो हम इसमें जितना द्रव्यमान हमारे पास दे रखा होगा उसको हम 2 से भाग कर देंगे। अगर ऑक्सीजन का निकाला तो जितना भी द्रव्यमान दे रखा होगा उसको हम 16 से भाग कर देंगे। तो इसलिए हमारा जो भी मोलर द्रव्यमान होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसको भाग दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा गैस का मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सामान्य ताप और दाब यानी एनटीपी पर प्रत्येक गैस का 1 मोल 22.4 लीटर आयतन घेरता है। यानी जो हमारा 1 मोल है, गैस की बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे जो गैसें हैं उनका जो 1 मोल है वो 22.4 लीटर आयतन घेरता है। इसी को हम गैस का मोलर आयतन कहते हैं। किसे कहते हैं, जो हमारा 1 मोल है, यानी कितने परमाणु जो भी हैं वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। वो जो जितना स्थान घेरेंगे उसको हम गैस का मोलर आयतन कहेंगे। यहाँ पर देखिए 1 मोल बराबर हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, जो भी हमारा मोलर द्रव्यमान होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। और 1 मोल में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, और जो 1 मोल आयतन घेरेगा वो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। तो ये सारे इक्वल में हैं। अगर आपके पास 1 मोल दे रखा है, अगर मोलर द्रव्यमान पूछता है, तो जो भी हमारे पास परमाणु अणु दे रखा है उसी के अनुसार हम उसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसका 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा, कार्बन है तो 12 हो जाएगा, जो भी हमारा परमाणु भार होता है। और परमाणु भार मैंने आपको निकालना पीछे सिखा दिया है, अणु भार भी निकालना सिखा दिया है। पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि कोई भी एलिमेंट है तो उसके यहाँ पर एक परमाणु क्रमांक लिखा होता है। परमाणु क्रमांक जो कि हमारा वो न्यूक्लियस में होता है वो, ठीक है, जिस पर जो आवेश होता है उसके बराबर होता है। जैसे मान लें कार्बन की बात करी तो उसका कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक हो गया, और अणु भार कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा परमाणु भार है, सॉरी अणु भार नहीं, परमाणु भार, तो परमाणु भार 12 हो गया। अब इसी तरीके से कोई भी जो भी परमाणु हैं दूसरे यौगिकों का निर्माण करते हैं, दूसरे अणुओं का निर्माण करते हैं, तो उनका परमाणु भार जोड़ते जाएंगे और निकल जाएगा। अब हमारा देखिए इसी से बेस्ड न्यूमेरिकल है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल 2.3 ग्राम सोडियम में Na परमाणुओं की संख्या निकालनी है। टोटल द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि टोटल केलों की संख्या दे रखी है, हमने कितना खरीदा, बस यहाँ टोटल द्रव्यमान दे रखा है। अब इस टोटल द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसके मोलर द्रव्यमान से भाग करेंगे। और सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23, यानी जितना परमाणु भार होगा वही उसका मोलर द्रव्यमान होगा। तो देखिए सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना हो गया, 23 ग्राम प्रति मोल। अब जो 23 ग्राम प्रति मोल है, हमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि मोलों की संख्या बराबर होता है जो भी हमारे पास टोटल द्रव्यमान दे रखा होता है वो अपॉन मोलर द्रव्यमान, यानी 1 मोल में कितना द्रव्यमान है वो। तो 1 मोल द्रव्यमान हमारे पास 23 है और टोटल द्रव्यमान 2.3 है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो 0.120 मोल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा Na में परमाणुओं की संख्या कितनी है वो निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था मोलों की संख्या बराबर होती है टोटल कणों की संख्या अपॉन टोटल कणों की संख्या, और नीचे क्या होता है 1 मोल में कणों की संख्या। तो हमें 1 मोल में कणों की संख्या, क्या हमको टोटल कणों की संख्या निकालनी है तो उसको इनटू में ले जाएंगे। अभी फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ मैं, देखिए इधर फॉर्मूला,
यहाँ हमारा देखिए फॉर्मूला है कि पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर क्या हो गया, कणों की संख्या, यानी जितने कण दे रखे हैं वो, और कणों की संख्या प्रति मोल। तो हमें कणों की संख्या ही तो निकालनी है, तो इन दोनों की क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कणों की संख्या आ जाएगी। तो वही यहाँ पर निकालना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर टोटल कणों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या हमारे पास आ गया है इतना, और कणों की संख्या जो है, मोलों की संख्या इतना मिल गया। अब कणों, एक मोल में परमाणुओं की संख्या आपको पता है कि सभी में एक मोल किसी भी पदार्थ का लेंगे उसमें परमाणुओं की संख्या हमारे पास आएगी 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 ग्राम हीलियम गैस में कितने He परमाणु होते हैं। उसी तरीके से हमें परमाणु ही निकालना है कि 1 ग्राम में हीलियम जो है उसमें कितने He परमाणु होंगे, और उस गैस का सामान्य ताप और दाब पर आयतन क्या होगा। यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी निकालनी है जो कि हमारा आयतन है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, सबसे पहले हम पकड़ेंगे किसका पूछ रहा है आयतन, हीलियम का, और हीलियम का हमारे पास परमाणु द्रव्यमान यानी मोलर द्रव्यमान कितना होगा। हीलियम का जितना परमाणु भार होगा वही हमारा उसका मोलर द्रव्यमान होगा, और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। हीलियम ऐसे ही तो लिखा होता है 4, तो इसका हमारा मोलर द्रव्यमान क्या हो गया 4। ठीक है, हमारे पास टोटल द्रव्यमान दे रखा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलों की संख्या आ जाएगी, यानी जो हमने पदार्थ हीलियम लिया है उसमें कितने मोल हैं, 0.25 मोल। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है परमाणुओं की संख्या। अब मोलों की संख्या हमको मिल गया है, तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह He में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास मोलों की संख्या दे रखी है उससे जो 1 मोल में परमाणुओं की संख्या होती है उससे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 परमाणु। जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 दर्जन केले दे रखे हों, तो हम बोलें कि उसमें जो है टोटल केलों की संख्या निकालनी है। हमारे पास जो है 12 दर्जन केले दे रखे हों, तो आप उसे क्या करेंगे, 12 से गुणा करके टोटल संख्या निकाल देते हैं। वैसे ही हमें टोटल परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या हमारे पास 0.25 दे रखा है, और 1 मोल जो है उसमें परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप उससे गुणा करेंगे, परमाणुओं की संख्या निकल जाएगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आयतन निकालना है, तो मोलों की संख्या हमने निकाल लिया है पहले ही, और 1 मोल में आयतन 22.4 होता है, तो हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या जो हमारे पास 0.25 है उससे जो है 1 मोल गैस का आयतन जितना होता है यानी 22.4 उससे गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर। तो आशा करती हूँ मोल कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार जो है अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आप पीरियोडिक टेबल में जो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए जो भी एलिमेंट हैं उनके परमाणु भार जरूर याद कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।